and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So we are studying our chapter alcohol, phenol and ether. So students, we have completed already alcohol and phenol. Ether में भी हमने ether preparation complete कर लिया है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ether की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ether के भौतिक गुण और ether के रासायनिक. तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ether एल्कोक्सी एल्केन या ROR ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन एटम दोनों साइड में दो एल्किल समूह से जुड़ा रहता है, उन्हें कहते हैं ईथर. अगर दोनों एल्किल समूह सेम है तो सममित ईथर, और अगर दोनों एल्किल समूह अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हम कहेंगे असममित ईथर. ठीक है. अब बच्चों, अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला, यानी कि अणु सूत्र की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल और ईथर अणु सूत्र एक समान होते हैं, यानी दो कार्बन में आपको अल्कोहल भी मिलेगा और दो कार्बन में ईथर भी मिलेगा. सेम फॉर्मूला. C2H6O की बात करूं तो CH3CH2OH एसिल अल्कोहल भी बना सकते हो और CH3OCH3 डाइमेथिल ईथर भी बना सकते हो. ठीक है. तो अब दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज तो अलग अलग. अल्कोहल और ईथर जो है वो टोटली एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पहले ईथर के भौतिक गुण. तो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास हेडिंग है ईथर के भौतिक गुण. तो हम कहेंगे ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध ध्रुवीय प्रकृति का है. तो ईथर आपने बनाया ROR है ना, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता एल्किल समूह या कार्बन से तो ज्यादा है, तो O नेगेटिव और एल्किल समूह पॉजिटिव. तो हम कहेंगे ठीक है, ईथर जो है वो पोलर तो है और इनमें नेट डाइपोल मोमेंट है ना, नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है. हालांकि इनकी ध्रुवीयता बहुत ही कम होती है, बट ईथर जो है बाय नेचर पोलर होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं. ठीक. अब बच्चों, ईथर की ध्रुवीयता बहुत कम होने के कारण इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन के समान होते हैं. यानी सेम वेट में आप ईथर ले लो और सेम वेट में हाइड्रोकार्बन ले लो, एल्केन ले लो, तो आप देखो क्वथनांक लगभग बराबर. हालांकि ईथर का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगा. लेकिन अल्कोहल में डिफर कर जाता है, क्योंकि अल्कोहल आपको पता है, अल्कोहल में आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड. इसलिए ईथर के क्वथनांक समान अणुभार वाले अल्कोहल से तो काफी कम हो जाते हैं, लेकिन समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन तो उसके नियर अराउंड होते हैं, आसपास ही रहते हैं. परंतु ईथर के क्वथनांक समान अणुभार वाले अल्कोहल से बहुत कम होते, क्योंकि अल्कोहल में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि ईथर में इस तरह का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं. तो ये जनरल बातें हैं ईथर के बारे में कि ईथर की पोलैरिटी कम है बट पोलर तो है. हाइड्रोकार्बन या एल्केन की बात करूं तो बच्चों, एल्केन तो अपने पढ़ा था पैराफिन. पैराफिन मतलब पैरम और एफिन है ना. पैरम यानी लेस पोलर, लेस रिएक्टिव, लेस एसिडिक. तो उनकी पोलैरिटी तो होती ही नहीं है. अगर हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो ध्रुवीयता होती नहीं. ईथर में भी ध्रुवीयता बहुत कम होती, इसलिए दोनों की क्वथनांक कम. ठीक है. लेकिन अल्कोहल में तो हम कहेंगे अल्कोहल तो पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. अब अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो देखो हमारे पास 3 हाइड्रोकार्बन है. पहला 3 कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक. फर्स्ट है एन पेंटेन, सेकंड है एथॉक्सी एथीन और नेक्स्ट है ब्यूटेन 1 ऑन. आपको लगेगा यहाँ तो 4 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ आपने पेंटेन की, तो बच्चों 4 कार्बन एक ऑक्सीजन है, उसका भी तो वेट ऐड होगा है ना. वहां पर भी एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार भी तो जुड़ेगा. तो भार बढ़ाने के लिए हाइड्रोकार्बन में तो मेरे पास और कुछ है नहीं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा. जैसे मैंने एक नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया कि अगर उधर 4 कार्बन है तो इधर 5 कार्बन, तो अणुभार लगभग बराबर है. अब हम क्या देख रहे हैं कि 5 कार्बन सीधे लिख दिए नॉर्मल पेंटेन, 4 कार्बन वाला ईथर लिख दिया एथॉक्सी एथीन और 4 कार्बन वाला अल्कोहल हो गया ब्यूटेन 1 ऑन. अब बच्चों, जब हमने हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक चेक किया तो हमें मिला 309.1, ईथर का मिला 370, जबकि अल्कोहल का मिला 39. तो अल्कोहल का क्वथनांक तो सबसे ज्यादा निकले गई, तो हम कहेंगे अंतराणु हाइड्रोजन बंध है ना. अब ईथर का कंपैरेटिवली काफी डिफरेंस है इसमें, तो हम कहेंगे कि भाई ईथर थोड़े बहुत तो ध्रुवीय है, ये तो अध्रुवीय है ना. तो ईथर की ध्रुवीयता ज्यादा होने के कारण तो हाइड्रोकार्बन से तो अच्छा रहता है क्वथनांक, लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए क्वथनांक सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ऊपर रहेगा. नेक्स्ट, अब ईथर बच्चों, तो ईथर की सॉल्युबिलिटी अगर वाटर में बात करें तो अल्कोहल तो पानी में घुल जाता है,
क्योंकि अल्कोहल और जल क्या करते हैं, अंतराणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, तो अल्कोहल घुल जाता है। लेकिन ईथर भी जल के साथ, है ना, उसी क्वालिटी का, उसी मतलब रेंज में अंतराणु हाइड्रोजन बंध बना लेगा, क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन तो है नेगेटिव, है ना, और पानी में H+। तो ईथर जल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो घुल जाएगा। तो बच्चों ईथर की जल में विलेयता, ईथर की जल में विलेयता समान अणुभार वाले अल्कोहल के समान ही होती है, ठीक है। फिर क्योंकि ईथर भी अल्कोहल के साथ क्या करेगा, समान अल्कोहल के समान जल के साथ अंतरा आणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है। तो बच्चों ईथर भी पानी में घुल जाता है, अल्कोहल भी पानी में घुल जाता है। अब अगर हम कहें कि एक ऑब्जर्वेशन देखें, तो बच्चों 100 ml पानी ले लो, है ना, 100 ml क्या करो, पानी ले लो और उसमें डाई एथिल ईथर, और आप बराबर अणुभार लेना ना, डाई एथिल ईथर और ब्यूटेन 1 ऑल डाल के देखो, तो तुम क्या देखोगे, अगर 100 ml पानी लिया है तो 7.5 ग्राम तो वो ईथर को घोल देगा, 9 ग्राम वो अल्कोहल को घोल देगा, और अगर मैं इसी को घोलने जाऊं पेंटेन को, तो घुलेगा। तो 7.5 ग्राम ईथर भी तो घुल ही रहा है, हालांकि उसकी जल में विलेयता थोड़ी और ज्यादा है ना, लेकिन ये भी लगभग मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही जल के साथ अंतरा आणुक हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, इसलिए घुल जाएंगे। अब एल्केन्स तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से नहीं, तो अल्कोहल एल्केन्स पानी में नहीं घुलती। तो ये कुछ है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक, जिनके आधार पे हम अल्कोहल, ईथर और हाइड्रोकार्बन इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, भिन्नता दर्शा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास ईथर की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट हेडिंग है आपके पास ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध का विद्रोह। भाई ईथर का फॉर्मूला क्या है, तो हम लेंगे ईथर है ROR। तो अब आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है ना, C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके आपको आंसर देना है, ठीक। तो बच्चों पहला है हैलोजन अम्ल से क्रिया। अब हैलोजन अम्ल मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। तो जब हम ईथर की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, तो हमने लिख दिया ROR। दोनों एल्किल समूह सेम, ठीक है, अलग हो गए तो वो अलग अलग केसेस में स्टडी करेंगे, फिलहाल सेम में स्टडी करें। तो जब हम ईथर की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव, हैलोजन नेगेटिव, ROR, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन वाली साइड नेगेटिव, दोनों एल्किल समूह सेम है, बॉन्ड जरूर उठे गई, है ना, तो O नेगेटिव और R पॉजिटिव। अब आप रिएक्ट करो, तो RO नेगेटिव यहाँ से H उठाएगा, तो हम कहेंगे ROH प्लस R प्लस है और X माइनस है, तो E बनेगा R। तो जब ईथर को HX के साथ गर्म करते हैं तो अल्कोहल बनता है, RH बनता है। अब बच्चों अगर HX आधिक्य में है ना, हाइड्रोजन हैलाइड आधिक्य में है, तो ये फिर से RH बना लेगा। देखो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका आंसर अगेन क्या हो गया, RH प्लस, ठीक। तो रिपीट, अगर उसने लिखा है रिएक्ट करो तो पूरी तरह से रिएक्ट करो, एक्सेस में है तो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, हीट है तो कंप्लीटली रिएक्ट कर दो। हीट नहीं दिया है ना, एक्सेस नहीं लिखा है, तो एक ही स्टेप से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, एक ही स्टेप में दिखाएंगे, ठीक। मान लो आपके पास है बच्चों डाइमेथिल ईथर, CH3O डाइमेथिल ईथर की क्रिया हमें करानी है हैलोजन अम्ल से। तो बच्चों H पॉजिटिव, X नेगेटिव, तो ब्रेक कर दो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आपका आंसर हो जाएगा मीथेनॉल प्लस मिथाइल हैलाइड, ठीक। यदि इस मीथेनॉल को पुनः HX के साथ हीट किया जाए, ट्रीट किया जाए, अभिकृत किया जाए, तो हम कहेंगे अब वाटर तो फिर से निकल जाएगा, और अब हमारा आंसर फिर से क्या हुआ, मेथिल हैलाइड। यानी ईथर की क्रिया HX के आधिक्य से कराओगे, ठीक है, एक्सेस पे है तो वहां चला जाएगा, है ना। एल्किल हैलाइड के क्या होंगे, तो हम कहेंगे एल्किल हैलाइड के 2 अणु प्राप्त होंगे, क्लियर। तो बच्चों वैसे तो ईथर सबसे कम क्रियाशील होता है ना, लेकिन उग्र परिस्थितियों में,
ठीक है, मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इसको, जो टेम्परेचर चाहिए, जो हीट चाहिए, है ना, जो सिचुएशन चाहिए रिएक्शंस के लिए, तो ईथर आराम से HX से अभिक्रिया कर लेता है और आंसर क्या बनाता है, हेलो सिंपल। अब ये तो क्या हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। मान लो आपके पास एरोमेटिक ईथर है, ठीक है, परंतु एरोमेटिक ईथर में, तो बच्चों एरोमेटिक ईथर कुछ ऐसा, मान लो मैंने ले लिया एनीफॉर्म मेथॉक्सीबेंजीन, ठीक है, और मैं आपको कहूँ मेथॉक्सीबेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कर, ठीक है, तो अभी तो कह देंगे H+ है X-। अब मुझे बताओ क्या बेंजीन से O को अलग कर पाएंगे? बेंजीन से O को तो कभी अलग करना ही नहीं है, क्योंकि बेंजीन और O में तो अनुनाद है, आपको पता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, संयुग्मी तंत्र है, ये डबल बॉन्ड में इधर शिफ्ट करूंगी, इधर घूमता रहे, तो ये तो यहाँ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड, तो बेंजीन से O तो अलग करना पाप हो जाएगा भाई, करना ही नहीं है ना। तो हम कहेंगे भाई यहाँ एरोमेटिक ईथर की बात करूं तो एरिल यानी एरोमेटिक रिंग और ऑक्सीजन, ये बॉन्ड अनुनाद के कारण स्थायी है, यानी इसको नहीं तोड़ना है, ये गलती आप नहीं करेंगे। अगर आपको ब्रेक करना है तो ये बॉन्ड ब्रेक करें, ठीक। अब ऑक्सीजन वाली साइड हमारी नेगेटिव है, दिखाए पॉजिटिव है, दे दो, तो फिनॉल तो बनाना ही है, फिनॉक्साइड तो है ही, H उठाएगा तो हम लेंगे फिनॉक्साइड आयन, एक प्रोटॉन उठाएगा तो ये बनेगा फिनॉल प्लस हो जाएगा CH3, ठीक। तो जब भी एरोमेटिक ईथर होगा तो एरिल ऑक्सीजन बंध जो है वो अनुनाद के कारण स्थायी है, उसको हम ब्रेक नहीं करें, ठीक। मान लो एनीसॉल है, आपको ऐसा कुछ दे दिया एथॉक्सीबेंजीन, ठीक है, सॉरी फेनिटॉल है, एनीसॉल तो ये था, है ना, यहाँ हमारे पास था एनीसॉल, नाउ दिस इज फेनिटॉल। तो बच्चों जब हम फेनिटॉल को गर्म करते हैं, मान लो इस बार मैंने ले लिया है, ठीक, अब क्या करना है, तो हम लेंगे फिनॉक्साइड को तो अलग कर नहीं सकते, ये बॉन्ड ब्रेक कर, ये इथाइल प्लस ये H+, Cl-। अब क्या होगा, तो वे फिनॉल तो बनेगा U का U और C2H5Cl बनेगा। ऊपर वाले स्टेप में भी आपने फिनॉल तो बनाए है ना, इधर भी ये का ये बनाओ और साथ में बनाएंगे C2H5Cl यानी कि क्लोरोएथिल। तो क्या होता है जब एनीसॉल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते, आंसर फिनॉल। फेनिटॉल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते, आंसर अब भी क्या रहेगा, फिनॉल, ठीक। अब बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड HX, तो HI है, HBr है, HCl, क्रियाशीलता तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में। H और I में HI का बॉन्ड जो है, H तो है जैसा है, I आकार में बहुत बड़ा है, तो HI में बंध लंबाई सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन और आयोडीन में दूरी सबसे ज्यादा, दूरी है तो उनको और दूर किया जा सकता है, लेकिन HCl में तो क्लोरीन भी छोटा, हाइड्रोजन भी छोटा है, तो दूरी कम है, बंध लंबाई कम है, मतलब बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी बंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम लिखो, तो होंगे सबसे ज्यादा क्रियाशील HI, फिर HBr और फिर HCl, ठीक। लेकिन जब भी आपको ईथर की क्रिया HI और HBr से करानी है, हालांकि ये दोनों बहुत ज्यादा क्रियाशील है, लेकिन इनके क्रियाशील होने से क्या होता है, ईथर तो कम क्रियाशील है ना, ईथर तो लीस्ट रिएक्टिव है ना, पोलैरिटी भी कम है, ध्रुवीय बंध नहीं मिल रहा उसमें प्रॉपर, तो हम कहेंगे ईथर की क्रियाशीलता बहुत कम है, इनर्ट ऑक्सीजन है, अक्रिय ऑक्सीजन है उसके अंदर। तो फिर अगर मैं HI से रिएक्ट करूं या HBr से, तो मुझे हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा तभी रिएक्ट करे, ठीक है। तो ईथर का विदलन है ना, CO बंध विदलन जो है वो सांद्र HI अथवा HBr द्वारा ही होता है उच्च ताप पर। अब बच्चों मान लो इतनी देर से हमने सेम ईथर पढ़ा ROR या CH3OCH, अब जरूर थोड़ा सा सेम हो दोनों एल्किल समूह, असममित ईथर होता, ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह अगर डिफरेंट होते तो हम कहेंगे दो केस है, असममित ईथर व HX की क्रिया में दो केस संभव है। बच्चों पहला केस 1 है
जब असममित ईथर में एक एल्किल समूह, यानी एक तो आपने लगा दिया मैथिल, और दूसरा एल्किल समूह 1 डिग्री या 2 डिग्री है, यानी कि अशाखित है, तो अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि से संपन्न होगी तथा हैलाइड आयन उस एल्किल समूह पर आक्रमण करेगा जो छोटा है। अब ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। करना क्या है, देखो उसको छोड़े। मान लो मैं आपको कहूंगी भाई मेरे पास ये इस तरह का ईथर है, CH3O CH2 CH, ठीक, यानी एथिल मैथिल ईथर है, और मैं यहाँ से कह रही हूँ HI से अभिक्रिया करा दो, ठीक है, तो तुम कहोगे H प्लस है I-, बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना, तो अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करती हूँ तो मीथेनॉल बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मैथिल के साथ जा रहा है तो मीथेनॉल बनेगा, और अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करती हूँ तो ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, इथेनॉल बनेगा। तो आंसर तो गड़बड़ हो रहा है ना, पहले तो दोनों सेम थे, कोई बॉन्ड ब्रेक कर दो क्या फर्क पड़ा। तो ये कह रहा है कि भाई ये मैथिल, ये 1 डिग्री एल्किल है ना, तो मैकेनिज्म फॉलो होगा SN2 मैकेनिज्म। आपको पता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एकाणुक और द्विअणुक, एकाणुक मतलब SN1 और द्विअणुक मतलब SN2। तो SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था बनती है, मतलब एक ऐसी भी स्टेट आती है जब कार्बन पंच संयोजी होता है ना, उसमें कार्ब धनायन तो बनता नहीं, तो कार्ब धनायन नहीं बन रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हैलाइड आयन का अटैक, यानी I- वहां अटैक करेगा, वहां आक्रमण करेगा जो एल्किल समूह छोटा है। सीधा याद रखना है, अगर आपको यहाँ कोई 3 डिग्री नहीं मिला तो आपको सीधा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि हैलाइड वहां जाएगा जो छोटा है, तो हम कहेंगे भाई ये तो एथिल है, ये मैथिल है, यहाँ I- आएगा तो ऑक्सीजन को इसके साथ जाने दो, तो I- अटैक करेगा CH3 पे, तो इस बार आपका आंसर हो गया CH3I प्लस, तो हम लेंगे प्लस है CH3 CH2। क्लियर? जब आप मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो पहला स्टेप कोई है, मैकेनिज्म को भी देखते हैं। देखो होगा क्या, तो हम कहेंगे जैसे हमारे पास ये वाला ईथर है, एथिल मैथिल ईथर, ठीक है, मैंने आपको कहा कि भाई अगर HI आ जाए और आपके पास असममित ईथर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, I का अटैक छोटे एल्किल समूह से कराना, बात ही खत्म, कोई लड़ाई नहीं, ठीक है। लेकिन होगा क्या, तो हम कहेंगे देखो ऑक्सीजन, फिर पहला अटैक होगा प्रोटॉन, प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा, तो बना देते हैं, तो हम ये स्टेट आ जाएगी CH3OH प्लस CH2 और CH, ठीक। देखो एथिल मैथिल ईथर था, पहला अटैक किसका हुआ, तो हम कहेंगे पहला अटैक हुआ प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन मतलब तुम्हें पता है प्लस वाली स्पीशीज, तो बच्चों प्लस वाली स्पीशीज कहाँ अटैक करेगी, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली प्लस वाली स्पीशीज कहाँ अटैक करेगी, जहाँ लोन पेयर है, तो इसने कर दिया ऑक्सीजन पे अटैक, ठीक। अब HI तो अच्छा अम्ल है, प्रोटॉन दे सकता है, कोई इश्यू है ही नहीं, तो हम कहेंगे ओके। अब क्या होगा, प्रोटोनेटेड ईथर का निर्माण हो गया, तो यहाँ पे प्रोटोनेटेड ईथर, तो दोस्तों प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनीकृत ईथर। अब क्या करें, अगले स्टेप में चलो, देखो CH3OH CH2 CH, ऑक्सीजन पे प्लस, बैक साइड अटैक होगा I-। अब ये I- को कहाँ अटैक करना है, मैथिल पे करना है कि एथिल पे करना है, तो ऑलरेडी देखो भीड़ बहुत ज्यादा है ना, तो हैलाइड आयन छोटे एल्किल समूह से आक्रमण करेगा, तो ये तो एथिल है, ये मैथिल है, ठीक है, तो हम लेंगे छोटा एल्किल समूह, यानी ये ढूंढ लेगा अच्छा मुझे तो अटैक करना है यहाँ, है ना, इस CH3 पे अटैक करना, और SN2 मैकेनिज्म है, तो हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट बना, CH3 इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, OH प्लस CH2, मैकेनिज्म क्या है, SN2 को फॉलो कर रहा है ना बच्चों, तो SN2 को फॉलो करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनाए। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो भाई हम कहेंगे हैलाइड आयन छोटे एल्किल समूह, भले 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो 1 डिग्री पे अटैक कराओ, है ना, लोअर पे अटैक करेगा
छोटे एल्किल समूह पे आक्रमण करेगा, जिससे संक्रमण अवस्था जो है वो स्थायी बने। ठीक, तो अब आपको टेंशन ही नहीं, ये हो गया हमारा SN2 मैकेनिज्म। इसके आगे बढ़े, इसके आगे क्या है, प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, तो हम देंगे ये हो जाएगा CH3I और यहाँ बनेगा CH3 CH2OH, मैथिल आयोडाइड और एसिल एल्कोहल। आपको ध्यान रखना है, हैलाइड आयन सदैव, है ना, हैलाइड आयन सदैव कहाँ अटैक करेगा, तो हम देंगे छोटे एल्किल समूह पे आक्रमण करेगा, स्मॉल एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो यही माइनस मैथिल पे अटैक करेगा। ठीक, अब मान लो कि आपको नहीं HI तो एक्सेस में है ना, HI आधिक्य में, कोई टेंशन नहीं, तो अब HI आधिक्य में है तो हम देंगे अब जो अल्कोहल बना है वो भी नहीं रुकेगा, वो फिर रिएक्ट कर लेगा। यदि HI आधिक्य में हो तो हम देंगे, देखो आप एथेनॉल ले, CH3 CH2OH प्लस है ना, अब क्या होगा, तो अब हम देंगे वाटर, फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही है, पहले प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा, फिर ये बैक साइड से अटैक करेगा, इसमें SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा CH3CH2I प्लस। और मैकेनिज्म समझाना हो तो पूरा वापस समझाओ, अल्कोहल बना दो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है ना, तो HI में से पहले प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन निकल से अल्कोहल बनेगा और वापस विपरीत दिशा, वो भी SN2 मैकेनिज्म है ना, तो I माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा और आपका आंसर आयोडो एथेन होगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर आपके पास एक समूह कौन सा है, तो हम कहेंगे एक समूह हमारे पास है 1 डिग्री और दूसरा है 2 डिग्री। ठीक है, या फिर एक समूह हमारे पास है, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया एथिल, ठीक है, और यहाँ है आइसोप्रोपिल, और मैंने कह दिया कि भाई अब आप HI से रिएक्ट करा, तो H प्लस I माइनस आपको जाना है थ्रू SN2 मैकेनिज्म, SN2 क्रियाविधि के अंतर्गत आपको जाना है और आपको बताना है कि भाई हम I माइनस का अटैक छोटे एल्किल समूह पे कराने वाले, यानी ये बॉन्ड आपका जो है ना ये इधर जाने वाला, ये ऑक्सीजन इनके साथ जाने वाला है, तो अब आपका आंसर हो जाएगा CH3 CH2I, समझ में आ गई मेरी बात, प्लस आपको लिखना है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो जब असममित ईथर की क्रिया 1 मोल HI है तो यहीं तक चले, एक्सेस तो नहीं लिखा है तो हम पूरा तो पढ़ने से रहे, वापस अल्कोहल की क्रिया HI से नहीं करेंगे, पूछा ही नहीं है इसलिए। ठीक है, तो जब असममित ईथर की क्रिया HI से कराते हैं तो 2 केस, जब तक यहाँ 3 डिग्री नहीं आता है, छोटे छोटे अल्किल समूह है, मैथिल है और प्राथमिक है, मतलब मैथिल एथिल, या फिर प्राथमिक है और द्वितीयक है, तो SN2 क्रियाविधि संपन्न होगी, अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि से संपन्न होगी। हैलाइड आयन हमेशा कहाँ अटैक करेगा, तो हम लेंगे हैलाइड आयन छोटे एल्किल समूह पे अटैक करेगा, स्मॉल एल्काइल ग्रुप पे अटैक होगा I माइनस का, हैलाइड आयन का। ठीक है, तो अब देख के बता दोगे, अच्छा ठीक है, एथिल वाले के साथ तो आयोडो जोड़ दो और बाकी वाले के साथ ऑक्सीजन है तो फिर H जोड़ दो। ठीक, अब केस 2 में आते हैं, ये तो सिंपल था। अब तो देखो, अगर आपके पास एसिमेट्रिक ईथर है, एक तो एल्किल समूह 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन दूसरा समूह जो है वो 3 डिग्री है, दूसरा एल्किल समूह आपका टर्शरी, यानी मान लो मैंने ऐसे कर दिया, यदि यहाँ तो मैथिल है लेकिन यहाँ जो है ना वो टर्शरी ब्यूटाइल है। ठीक है, तो अब तृतीयक ब्यूटिल आते ही मैकेनिज्म हो जाएगा बच्चों SN1, है ना, क्रियाविधि SN1 से अभिक्रिया संपन्न हो, तो SN1 में तो कार्बोधनाइन बनता है, कार्बोधनाइन बनाऊंगी तो मैं बड़ा ही बनाऊंगी, मतलब इसको मैं प्लस रखूंगी, तो फिर ऑक्सीजन इसके साथ भेजना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि SN2 मैकेनिज्म से अभिक्रिया संपन्न होगी, कार्बोधनाइन बनेगा तथा नाभिक में ही
कार्ब धनायन पर आक्रमण करता है। तो नाभिक स्नेही कार्ब धनायन पे आक्रमण करेगा, यानी अगर मैं इसकी क्रिया HI से कराऊं, H प्लस I माइनस, तो अब मुझे चेक करना है, अब ये नहीं होगा छोटा बड़ा, है ना, अब मैकेनिज्म है SN1, तो I माइनस बढ़िया कार्ब धनायन, तो बढ़िया कार्ब धनायन तो ये, तो बंद आपका ऐसे टूटना है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस बार आंसर जो होगा वो तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड होगी। 3 डिग्री कार्ब धनायन स्टेबल है, तो मैं कहूंगी अगर 3 डिग्री कार्ब धनायन स्टेबल है तो ये CH3 प्लस क्या हो गया बच्चों, तो हम कहेंगे प्लस हो गया CH3OH, तो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा और आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, अगर HI आधिक्य में है तो फिर से मैथेनॉल की अभिक्रिया HI से करा लो, तो आंसर CH3I हो जाएगा, इसमें कोई लड़ाई नहीं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म सीखिए भाई, ऐसा क्यों हुआ। तो देखो इसकी भी बड़ी वजह, इसकी भी वजह है कि भाई ऐसा हुआ ही क्यों। देखो मान लो आपके पास एक ग्रुप तो है, 1 डिग्री ले लेती हूँ, मान लो मैंने एथिल ले लिया, और दूसरा समूह जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री, आप टर्शरी पेंटाइल ले सकते हो या मैथिल की जगह एथिल लीजिए। ठीक, अब मैंने आपको कहा कि भाई आप इसकी अभिक्रिया HI से कराओ, तो HI से कराओ, HI प्रबल अणु है, प्रोटॉन दे देंगे, पहला अटैक जो है आपका प्रोटॉन का अटैक हो जाएगा, कहाँ होगा, तो हम ऑक्सीजन दो नोड पे रख के बैठा, प्रोटोनेटेड ईथर हमने पिछले स्टेप में भी बनाया था, यहाँ भी बना लेंगे। ठीक, अब बच्चों जैसे ही प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा, एक बार तो प्रोटोनेटेड ईथर बनाए तो हम कहेंगे CH2OH प्लस और ये टर्शरी ब्यूटाइल। अब स्लो स्टेप की जरूरत कहाँ है, अब अपोजिट डायरेक्शन में I माइनस की जरूरत कहाँ है। अगर हम ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर लेते हैं तो हमको तो स्थायी कार्ब धनायन मिल जाता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑक्सीजन में टूट जाएंगे तो ये ऑक्सीजन तो बनाएगा एथेनॉल, CH3CH2OH, और आपको क्या मिलेगा, तो हमें 3 डिग्री कार्ब धनायन मिलेगा, CH3, तीनों डायरेक्शन में CH3 लिखा है, तृतीयक ब्यूटिल कार्ब धनायन। ठीक है, 3 डिग्री कार्ब के टाइप। अब जो ये जो 3 डिग्री कार्ब कैटायन है ना, अब इस पे आक्रमण होगा नाभिक स्नेही। ठीक है, पहला स्टेप, ये वाला स्टेप आपका धीमी गति का पद है, स्लो स्टेप। ठीक है, अल्कोहल बनेगा, कार्ब धनायन बनेगा, ठीक है, स्लो स्टेप। अब प्लस बन गया तो माइनस का अटैक तो फास्ट होगा, फट से इस पे अटैक कर लेगा, और अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे अब हमारा आंसर हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड। तो आपने देखा मैकेनिज्म ही बदल गया है ना, यहाँ 3 डिग्री आ गया तो मैकेनिज्म आपका फॉलो कर रहा है SN1 मैकेनिज्म। क्रियाविधि कौन सी है, SN1। SN1 क्रियाविधि 2 पदों में होती है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है, कार्ब धनायन वाला स्टेप धीमी गति का होता है, अगला स्टेप फास्ट स्टेप होता है, तेज गति का पद होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई अगर ये 3 डिग्री है इसलिए हम इस स्टेप पे पहुंचे, और अगर ये 3 डिग्री नहीं होता, ये भी मैथिल होता है, छोटा कोई भी एल्किल समूह होता, तो हम कहते भी कार्ब धनायन तो स्टेबल नहीं। अब SN2 मैकेनिज्म होता, I माइनस चुपके से अटैक करता छोटे वाले एल्किल समूह, तो छोटा वाला एल्किल समूह जिस हिसाब से छोटा हो वहां जाके अटैक करा दो। ठीक है, लेकिन अगर SN1, अगर कार्ब धनायन आपका स्टेबल है तो SN1 को फॉलो करेगा, तो अब I तो माइनस, इसको तो प्लस पे अटैक करेगा, और प्लस आपने बनाया है ना, टर्शरी कार्ब कैटायन आपने बनाया है, तो ये वही अटैक करेगा। तो ये ध्यान रखना है एसिमेट्रिक ईथर के केस। ठीक है, तो 3 केस है, ROR, अगर दोनों R सेम है तब तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कहीं पे भी एक का H पे, एक जगह पे H करा दो अटैक और एक जगह पे I करा दो, यानी ROH और R। अब मैथिल है, एथिल है, तो फिर SN2 क्रियाविधि I माइनस मैथिल पे अटैक करेगा। एथिल है, प्रोपिल है, तो भी SN2 क्रियाविधि I माइनस एथिल पे अटैक करेगा। एथिल है, आइसोप्रोपिल है, तब भी एथिल पे अटैक होगा। ठीक है, फिर
आपको लगे कि नहीं एक जगह 3 डिग्री है, एक जगह मैथिल है, तो I माइनस 3 डिग्री पे अटैक करेगा। एथिल है 3 डिग्री है, तब भी I माइनस 3 डिग्री पे अटैक करेगा। एरोमेटिक ईथर है तो बेंजीन से O को अलग करना ही नहीं, फिनॉल तो बनाना ही है, बाकी साइड में जो भी बन रहा है वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HI से क्रिया। अब बच्चों इस मेथड से क्या हम ईथर में एल्किल समूह, एल्कोक्सी समूह की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते? मान लो ऐसा कुछ ईथर है ना, तो अब मुझे पता है कि अगर मैं इसे HI से रिएक्ट करूं तो 3 मोल HI तो खर्च होगा ही होगा, नहीं होगा? अगर इस तरह का ईथर है और आपको कहा जाए HI से अभिक्रिया कराओ, तो मैं कहूंगी 1 एल्कोक्सी 2 एल्कोक्सी 3 एल्कोक्सी, है ना। अब हेलोजन I माइनस छोटे एल्किल समूह पे अटैक करेगा, स्टेबिलिटी तो यहाँ कुछ है नहीं, तो हम लेंगे यहाँ आंसर ये है साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। ठीक है, प्लस आपके पास 2 तो है मैथिल आयोडाइड और 1 मोल क्या बना है, तो हम कहेंगे एथिल आयोडाइड। तो ओवरऑल एक ईथर की रिएक्शन जब मैं HI से करा रही हूँ तो 3 मोल HI का खर्चा हो, मतलब उसमें एल्कोक्सी समूह 3 है ना, 2 मोल HI खर्च हो रहा है तो एल्कोक्सी समूह 2 है। तो इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित ईथर में मिथॉक्सी हो एल्कोक्सी हो, है ना, कितने हैं एल्कोक्सी समूह, उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसलिए इस मेथड का नाम रखा गया है ज़ीसेल मेथड। ज़ीसेल विधि से आप करते क्या है, तो ईथर में एल्कोक्सी समूह की संख्या ज्ञात करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जिनको देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर उदाहरण है 11.7, निम्नलिखित ईथर को HI के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद दीजिए। तो आपके पास ये ईथर है, आपको इसकी अभिक्रिया करनी है HI के साथ। HI में प्लस है, I माइनस है, जब तक आधिक्य नहीं बोला है हम 1 मोल रखेंगे। अब ये तो है एथिल और ये तो मेरे 1 डिग्री है, कोई स्टेबल काफकेटायन तो है नहीं, बस कंपाउंड बड़ा है, तो ये एथिल है, ये 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री तो नहीं, यानी यहाँ पालन होगा SN2 क्रियाविधि का। तो SN2 क्रियाविधि से हमें क्या पता चलता है, हैलाइड आयन वहां अटैक करेगा जो एल्किल समूह छोटा हो, तो I माइनस वहां अटैक करेगा जो छोटा हो, यानी ये बॉन्ड आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। अब आपको आंसर बनाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला अल्कोहल देना है ना, तो CH3 CH2 CH CH3 CH2OH प्लस एथिल पे I का अटैक होगा, तो बच्चों ये बनेगा CH3 CH2, यानी कि आयोडो एथेन बन जाएगा, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अल्कोहल है, तो मैं कहूंगी 1 2 पे मैथिल है ना, 2 मैथिल 1 ब्यूटेनॉल, आंसर है 2 मैथिल 1 ब्यूटेनॉल, 2 मैथिल 1 ब्यूटेनॉल प्लस आपका आंसर हो जाएगा CH3 CH2, मैकेनिज्म गया ऐसे। प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इस तरह का ईथर है, आपको इसकी अभिक्रिया करानी है HI से प्लस I माइनस। अब कौन सा एल्किल समूह है चेक करते, तो ये तो 1 डिग्री, ये 3 डिग्री है ना, और तृतीयक 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटाइल है, तृतीयक पेंटिल है, तो हम कहेंगे 3 डिग्री का वो धनायन तो स्थायी होता है, मतलब इस बार फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म। तो हम कहेंगे अच्छा आपकी ये रिएक्शन करानी है, तो अब आपको काव धनायन बनाना पड़ेगा, तो बड़ा काव धनायन बनाएंगे स्थायी होगा, तो हम कहेंगे ब्रेकिंग तो इधर है, ये चीज नेगेटिव है और ये चीज पॉजिटिव, और आप इसको कनेक्ट करके आंसर दे। तो मैं कहूंगी ये 3 कार्बन वाला तो अल्कोहल बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2 OH, 3 कार्बन वाला तो हो गया अल्कोहल, और बाकी ये जो है ये कार्बन, ये CH3 ये CH और CH2 CH3 यानी, और यहाँ हो जाएगा ठीक, ये
तो आंसर है बच्चों प्रोपेन 1 ऑल। समझ में आ गया करना कैसे है ना। पहले ईथर देख लो, ग्रुप डिस्कस कर लो, चाहे 1 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री आती है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म मतलब कार्बन आयन बनाओ तो दो को ही प्लस माइनस कर लो, और SN2 है तो I माइनस चुपके से वहां अटैक करेगा जो एल्किल समूह छोटा, बस खत्म, टेंशन ही खत्म। यहाँ लंबी श्रृंखला का चेंज करें 1 2 3 4, तो 1 2 पे मैथिल है और 2 पे आयोडो भी है, अल्फाबेटिकली आई पहले आएगा, तो 2 आयोडो 2 मैथिल और हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2 आयोडो 2 मैथिल और ब्यूटेन, सिंपल। अगर आपने रिएक्शन लेक्चर अच्छे से देखा है तो ये तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं कहूँ इसकी अभिक्रिया कराओ HI से, तो मुझे पता है HI मतलब H प्लस I माइनस, ठीक है। अब अभी तो सिखाया था कि बेंजीन से O को अलग नहीं करना होता है ना। बेंजीन से O को अलग करते ही पाप लग जाएगा, फिनॉक्साइड आयन है, स्टेबल है, आप कैसे अलग कर सकते हैं, इनको तो हम अलग नहीं करेंगे भाई, ये तो हमारे पक्के दोस्त है। तो बेंजीन से O अलग नहीं करोगे तो फिर अब आपके पास चॉइस ही यही बचा, और वैसे भी स्थाई है बेंजीन, कार्बन आयन और आपका फिनॉक्साइड आयन, दोनों स्टेबल, दोनों अलग भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी अनुनाद है, ये स्थाई है, ये भी अनुनाद ग्रहण करके स्थाई हो जाए, और यहाँ प्लस माइनस है। तो अब आपको बनाना है बेंजिल, पढ़ा है ना आपने कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजिल और आई लगा दो तो आयोडाइड, प्लस क्या बनाएंगे तो प्लस हमें पता है, फिनॉल तो बना के ही है तो कोई मना ही नहीं, तो ये हो जाएगा बेंजिल आयोडाइड, बेंजिल आयोडाइड, और नेक्स्ट वन जो है दैट इज फिनॉल, तो एक फिनॉल एक बेंजिल आयोडाइड, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ईथर की केमिकल रिएक्शन, है ना, ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ, ठीक। अब एरोमेटिक ईथर है ना, एनीसॉल्स एनीटॉल, उनकी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एरोमेटिक ईथर की, तो एक क्लास बची है, बाकी आपका पूरा चैप्टर मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले लिया है, एज इट इज है, सब कुछ लिखा है, हैंड रिटन नोट्स है, आपको बाहर के नोट्स की जरूरत भी नहीं रहेगी, अगर आप इन स्लाइड्स को कॉपी कर लेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। अब एक लेक्चर और जिसमें हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्ट अनसॉल्ट इंडेक्स जो भी हमने इसमें नहीं लिया है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।